अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में 2024 को नहीं होगा। इसलिए जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप बाहर के मुल्कों में हैं तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर पाकिस्तान में भी हैं तो मुस्तकबिल में अगर सूरज ग्रहण होते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कभी भी आपने सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना है। चाहे सूरज ग्रहण हो रहा हो या आप सुबह के सूरज की बात करें, शाम के सूरज की बात करें, कभी भी आपने सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना। उसकी वजह यह है कि सूरज से बहुत तेज़ रोशनी आती है, और वो रोशनी सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होती, बल्कि वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में भी होती है। और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो हमें अल्ट्रा वायलेट यूवीए बैंड बहुत ज़्यादा उससे मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि सूरज से जब रोशनी हमारी आंखों में आती है तो दो किस्म की रेडिएशंस हमारी आंखों में दाखिल होती हैं, और हमारा जो आंखों के पीछे एक पर्दा है जिसे रेटिना कहा जाता है, उस पर इमेज बनाती हैं। पहली किस्म की रेडिएशन होती है जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी किस्म की रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है, जो कि यूवीए स्पेक्ट्रम होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि हमारे रेटिना को डैमेज करती है। तो फर्ज कीजिए आप सुबह के सूरज को देखें, या आप दोपहर के सूरज को देखें, या शाम के सूरज को, यूवीए हर वक्त आ रही होती है। और यूवीए अल्ट्रावायलेट रेज जब आपकी आंखों पर पड़ेंगी तो वो परमानेंट लॉस कर सकती हैं आपकी नज़र का। इसलिए बहुत से साइंसदान ये कहते हैं कि आप सूरज ग्रहण देखते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात हम एक्सरे फिल्म की ऐनक बना लेते हैं, बाज़ औक़ात हम 2 ऐनकें लगा लेते हैं, बाज़ औक़ात हम कैमरे से देखने की कोशिश करते हैं, टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, दूरबीन से देखने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ ख़तरनाक है। आपने सूरज ग्रहण के दौरान भी सूरज को नहीं देखना, जब तक कि आपको पता ना हो कि सूरज को कैसे देखा जाता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने सूरज को थोड़े सेकंड्स के लिए भी देखा तो आपकी आंखों का लॉस होगा। वो लॉस आपको लॉन्ग टर्म में जाकर पता चलेगा। हो सकता है वक्ती तौर पर आपको महसूस ना हो। मैं आपको यहाँ पर आंखों की वो बीमारियां दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर में देखें, जो कि सूरज को देखने से यानी अल्ट्रावायलेट रेस से होती हैं। ये वो सारी बीमारियां हैं जो कि आंखों को मुतासर कर सकती हैं अगर आप सूरज को डायरेक्टली देख रहे हो। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि जिस भी आले का इस्तेमाल करेंगे वो सूरज की रोशनी को मैग्नीफाई करेगा, वो अल्ट्रावायलेट रेस को भी मैग्नीफाई करेगा। और जब मैग्नीफाई रेज आपके पर्दे से, आंख के पर्दे से टकराएंगे, रेटिना से टकराएंगे, तो उसे डैमेज कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लूज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जिस तरह पेज को जला देते हैं, क्योंकि उसको मैग्नीफाई करता है और वो साथ उसको फोकस भी करता है, तो आप सफ़े को जला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सूरज की तरफ डायरेक्ट देखते हैं या किसी भी ऐसे आले से देखने की कोशिश करते हैं, तो आपके रेटिना पर बहुत शदीद असरात मुरतब हो सकते हैं। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि इसका शिकार हुए गैलीलियो। गैलीलियो ने पूरी उम्र दूरबीन का और टेलीस्कोप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापे में गैलीलियो को आँखों की बेनाई ना होने का सामना करना पड़ा। वो नाबीना हो चुके थे, और उनके नाबीना होने में हिस्टोरियन का ये ख्याल है एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ये था कि वो सूरज को कई मर्तबा बग़ैर प्रोटेक्शन के देखते रहते थे, चाहे वो टेलीस्कोप के ज़रिए देखते थे या अपनी आँखों से ही देखते थे। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप सूरज देखने की बात करें तो आप स्पेशल किस्म की ऐनकें लें, वो ऐनकें जिनके अंदर फ़िल्टर लगे होते हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ को गुजरने नहीं देते। जो टेलीस्कोप आपको पीछे नज़र आ रही है, इस टेलीस्कोप के ज़रिए मैं एक अरसे तक सूरज को नहीं देख सका था। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास वो फ़िल्टर नहीं था जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ को फ़िल्टर आउट कर सके। तो मैं रात को तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लैनेट्स और चाँद और दूर की कंस्टलेशंस देख सकता था, लेकिन मैंने कभी भी सूरज को नहीं देखा। और सूरज को देखने के लिए मैंने एक स्पेशल फ़िल्टर ऑर्डर किया, जो कि इस वक़्त यहाँ पर पड़ा हुआ है, और उसके ज़रिए वो मैं इसके सामने पहले माउंट करता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं सूरज को देख सकता हूँ। वही फ़िल्टर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये फ़िल्टर टेलीस्कोप के लिए भी होते हैं और
दूरबीन के लिए भी होते हैं, कैमरे के लिए भी होते हैं। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल से सूरज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। आपने किसी भी डिवाइस के ज़रिए बगैर फ़िल्टर के सूरज को नहीं देखना, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। हाँ, एक आसान तरीका सूरज को देखने का है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़िल्टर मौजूद नहीं है, और वो है एक छोटी-सी एक्टिविटी। आप पिन होल कैमरा बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पिन होल कैमरे का एक डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बहुत से डिज़ाइन हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको बहुत से डिज़ाइन मिलेंगे, जिसमें एक तरफ आपको नज़र आएगा कि खुला डब्बे का खुला हिस्सा है, दूसरी तरफ आपको पिन होल नज़र आ रहा है और उस पिन होल के ऊपर एल्यूमीनियम फॉइल लगी हुई है। इस पिन होल से जब आप देखेंगे तो बहुत कम अल्ट्रावायलेट रेज़ आप तक पहुँचेंगी, इसलिए आपकी आँख महफूज है। तो अगर आपने सूरज को देखना ही है तो आप इस किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसके ज़रिए बच्चों को, बड़ों को सूरज या सूरज ग्रहण दोनों दिखा सकते हैं। तो हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की, कि सोलर एक्लिप्स जब शुरू होता है तो सूरज आहिस्ता-आहिस्ता घटना शुरू हो जाता है। जब सूरज घट रहा होता है उस वक्त आसमान पर मुख्तलिफ रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मगरिब के टाइम आपको रंग नज़र आते हैं, बिल्कुल वैसे ही रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर में आसमान का रंग गहरा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि टेम्परेचर कम हो जाते हैं और हवा भी अमूमन चलना कम हो जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सूरज ग्रहण जब होता है और आहिस्ता आहिस्ता चांद सूरज को कवर कर रहा है, तो अब कुछ जानवरों के बिहेवियर बड़े अजीब हो जाते हैं। हमें ये पता है कि घोड़े, कुत्ते और बहुत से जानवर अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देते हैं। परिंदे बैठ जाते हैं दरख्तों पर, वो उड़ते नहीं हैं। और उसके साथ साथ इंसानों में भी एंजाइटी आ जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि सूरज ग्रहण से कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन जब चांद सूरज को तकरीबन पूरा कवर करने के करीब होता है, तो उस वक्त एक स्पार्क सा नज़र आता है, और इस स्पार्क को कहते हैं बेलेस बीट। बेलेस बीट पहली मर्तबा बेले एक साइंसदान थे, उन्होंने देखे, इसलिए उनके नाम से आज तक इनको याद रखा जाता है। अब सूरज को पूरा कवर कर दिया है चांद ने, तो आपको सूरज की एटमॉस्फेयर नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको बैकग्राउंड में रोशनी नज़र आ रही है, ये सन का कोरोना है, और सन का कोरोना आपको यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। इसी में हम इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इसको स्टडी करने के लिए साइंसदान बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स लेकर इंतज़ार में होते हैं। आप इस वक्त वक्ती तौर पर अपनी ऐनक उतार सकते हैं। जब पूरा सूरज को चांद ने कवर कर लिया तो आप अपनी ऐनक उतार सकते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा चांद पीछे हटना शुरू होगा तो आपको ऐनक दोबारा लगानी पड़ेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त अगर गौर से देखा जाए तो आपको सूरज की बाउंड्री पर कहीं कहीं लाल रंग के बादल भी नजर आएंगे। ये जो बादल हैं इन्हें प्रोमिनेंस कहा जाता है, और इन की जो जिंदगी होती है वो एक दिन तक हो सकती है। एक दिन तक आपको बाउंड्री पर हल्का हल्का लाल रंग बादल नजर आएंगे, और फिर ये अपनी जगह से गायब हो जाएंगे, फिर किसी और जगह पर नमूदार हो सकते हैं। इन बादलों को अगर गौर से देखा जाए तो सूरज पर जो गैस है, जो बहुत ज्यादा गर्म है, प्लाज्मा की शक्ल में है, वो जब सूरज से दूर निकलती है, जो लूप्स बनाती है, मैग्नेटिक लूप्स बनती हैं, वहां पर आपको ऐसे क्लाउड्स नजर आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। देखें किस तरीके से कोरोना जो है वो शावर हो रहा है, और उसकी एक लूप बनी हुई है, और यही वो लूप है जो हमें लाल रंग की नजर आती है। हम हिस्ट्री में अगर चले जाएं तो वहां पर हमें सूरज की ग्रहण के दौरान मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें नजर आएंगी। मैं आपको 1860 की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखकर आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि कोरोना की शक्ल बहुत मुख्तलिफ है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त सूरज बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कोरोनल मैस इजेक्शन हो रही है। कोरोनल मैस इजेक्शन, जब ये लूप सूरज से बाहर निकलती है उस वक्त नज़र आती है। तो इस वक्त सूरज बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इस वक्त प्लाज्मा सूरज से बाहर की तरफ निकल रहा है, और कोरोनल मैस इजेक्शन होती है, जो कि बाद का ज़मीन की तरफ भी आती है, और ज़मीन पर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है।
1868 में एक साइंसदान जिनका नाम है जुलियस जेनसन, उन्होंने पहली मर्तबा ऑब्जर्व किया एक सोलर इक्लिप्स में कि किस तरीके से हीलियम सूरज का हिस्सा है। उन्होंने एक स्पेक्ट्रोस्कोप ली और बहुत बड़ी स्पेक्ट्रोस्कोप थी और सोलर इक्लिप्स में इस कोरोना को गौर से देखा, सूरज की आबोहवा को गौर से देखा। ये वो वक्त था जब हमने ज़मीन पर हीलियम अभी दरियाफ्त नहीं की थी। ज़मीन पर 30 साल के बाद हीलियम को दरियाफ्त किया गया था, लेकिन सूरज पर हम हीलियम पहले ही दरियाफ्त कर चुके थे और मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से 1919 में मशहूर ज़माना आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी सूरज ग्रहण के दौरान टेस्ट किया गया। आइंस्टाइन का ये कहना था कि रोशनी जब भी दूर से आती है तो ग्रेविटी उसे बेंड करने पर मजबूर कर देती है। तो अगर कोई सितारा सूरज के पीछे है, हम सूरज ग्रहण में क्योंकि रोशनी कम होती है, आसमान नजर आता है, उन सितारों को देख सकते हैं, हालांकि वो सूरज के पीछे हैं, लेकिन उनसे जो रोशनी आ रही है वो सूरज के गिर्द बेंड होती है, और जब वो बेंड होती है तो हमें वो सितारे सूरज के ऊपर नीचे दाएं बाएं नजर आते हैं, हालांकि वो सूरज के पीछे हैं। अगर हमें वो सितारे नजर आ जाते हैं तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक होगी, जो कि कहती है कि रोशनी को ग्रेविटी असरअंदाज करती है, और अगर हमें वो नजर नहीं आएंगे तो आइंस्टाइन की थ्योरी ठीक नहीं होगी। 1919 में एक एस्ट्रोनॉमर ने पहली मर्तबा सूरज ग्रहण के दौरान आइंस्टाइन की थ्योरी को परखा और हूबहू ठीक पाया, और उसके बाद आज तक हम जानते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरीज को हम मुख्तलिफ जावियों से और मुख्तलिफ तजर्बात से ठीक पा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सूरज बिल्कुल चांद सूरज के सामने है, अब चांद ने आहिस्ता आहिस्ता हटना है। अब वो सारे फेजेस हमें रिवर्स में नज़र आने हैं जो कि हमने पहले देखे थे, इसलिए इन फेजेस में अब जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन हम शायद वो खुशकिस्मत कौम हैं जो कि सूरज ग्रहण को देख रही हैं। जो जो वक्त गुजर रहा है, चांद ज़मीन से दूर होता जा रहा है। चांद ज़मीन से जैसे जैसे दूर होता जा रहा है, उसका साइज कम होता जा रहा है। जब हम लाखों साल आगे चले जाएंगे, उस वक्त चांद इतना दूर ज़मीन से जा चुका होगा कि उसका साइज बहुत छोटा होगा। अब वो सूरज के सामने आएगा भी तो वो पूरे सूरज को कवर नहीं कर सकेगा और मुकम्मल सोलर इक्लिप्स सूरज ग्रहण नहीं होगा। इसलिए उस वक्त अगर इंसानियत ज़मीन पर मौजूद रहती है तो वो सूरज ग्रहण को कभी भी देख नहीं सकेगी जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं। उसके अलावा इस वक्त सूरज ग्रहण का होना साइंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त सूरज अपने सोलर मैक्सिमम पर है। सूरज का साइकिल 11 साल का होता है और उसके बाद उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। मैं आपको यहाँ पर उसके साइकिल दिखा रहा हूँ जो कि तकरीबन 11 साल के बाद दोबारा शुरू हो जाते हैं। सूरज का ये साइकिल 2019 में शुरू हुआ और इसने 2030 में जाना है, और 2024 और 25 वो वक्त है जब सूरज की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी, और उसका अंदाज़ा हमें इस टेलीस्कोप से सूरज को देखते हुए भी अंदाजा होता है, क्योंकि सूरज पर आपको बहुत से ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे। और उसके अलावा सूरज से सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो हम इस बेहतरीन वक्त में हैं जब हम सूरज को स्टडी कर सकते हैं और सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए साइंसदान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो सूरज को स्टडी करें और देखें कि हमें सूरज से किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने सूरज ग्रहण को बहुत तफसील से डिस्कस किया, और हमने ये भी देखा कि माजी में सूरज ग्रहण को किस तरीके से लिया जाता था, लेकिन साइंस ने हमें सूरज ग्रहण के बारे में क्या बताया, और हम अब सूरज को पढ़ने के लिए सूरज ग्रहण का बहुत ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन अपनी आँखों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, और आपने सूरज को कभी भी डायरेक्ट या किसी भी डिवाइस के ज़रिए या सूरज ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं देखना।